ओके, तो आप लोगों ने उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। एक बार और इसको समझ लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, मतलब जिसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहेंगे। ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कांस्टेंट आ जाएगा। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, वो कॉस आ गया, लेकिन इट इज़ फंक्शन ऑफ फंक्शन, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो ओमेगा टी का भी डिफ्रेंसिएशन होगा। ओमेगा टी में ओमेगा कांस्टेंट है, टी अकेला है, टी स्क्वायर या टी क्यूब है नहीं, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, टी से 1 मिलेगा, तो हमें मिल गया ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा को मैंने पहले लिख दिया। ओमेगा टी को ही डिफरेंशिएट करना चाहिए ना, तो उसे ओमेगा से मल्टीप्लाई। ओके, मैं इसे एक बार और करता हूँ। ठीक है, लेट अस से वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू, अभी ध्यान से देखिए, आपने नोट तो कर ही लिया है, अब सिर्फ देखो और समझो। ठीक है, a साइन ओमेगा टी, अब इसे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, जो भी करते हैं दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या ओमेगा टी अकेला टी बैठा है? नहीं, ये साइन के साथ है। अगर अकेला मल्टीप्लिकेशन एक वेरिएबल मतलब 2x² के तौर पर होता तो भी ठीक था। यहाँ पर 2x² नहीं है, यहाँ पर है साइन ऑफ 2x²। मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है वो साइन के अंदर घुसा हुआ है, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसे कैसे करते हैं? तो dy बाय डी टी अगर मुझे करना है तो आई विल डू इट एज डी बाय डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी। ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ गया, डी बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। इट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, देयरफॉर ए डी बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी विथ फंक्शन ऑफ फंक्शन होने के कारण डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी भी आएगा। तो जब मैं इसको अब ब्रैकेट में डाल देता हूं जिससे ये पार्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। नाउ दिस इज इक्वल टू साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, मैंने कॉस ओमेगा टी लिख दिया। ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ओमेगा आएगा, तो मैंने ओमेगा लिख दिया। अब इस ओमेगा को पहले लिख दिया, तो आई हैव रिटन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एनी आपत्ति अप टिल नाउ? ठीक है, अब इस पर मैंने फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है। दिस इज डी वाई अपॉन डी टी। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डी बाय डी टी अगेन, डी बाय डी टी ऑफ डी वाई बाय डी टी। पहले इसी को समझ लेते हैं। इसको लिखते क्या है? वी राइट डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हुआ क्या? डी बाय डी टी ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गए, मतलब कोफिशिएंट है। डी बाय डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, लेकिन कॉस ओमेगा टी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो यहाँ क्या होगा? ए ओमेगा डी बाय डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी। फंक्शन ऑफ फंक्शन ऐसे ही चलता है। इट इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा ओमेगा, ठीक है, तो मैं लिख दूँ ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से आएगा नेगेटिव साइन, तो मैंने यहाँ लगा दी। और कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी आ गई। मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया यहाँ पर, इस लाइन पे मैंने थोड़ा शॉर्ट किया, पर समझ में आ गया। तो दिस इज हाउ फंक्शन ऑफ फंक्शन वर्क्स। और 11th क्लास के फिजिक्स के पेपर में डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन जो आता है उसमें मैथमेटिक्स पूछा जा सकता है, बेसिक मैथ्स, तो इसकी तैयारी बायो स्टूडेंट्स भी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब हम फिजिक्स के हिसाब से देखें कि हमें ये तो समझ में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ठीक है, नाउ इफ आई से force is equal to minus kx, this is what we know, and we know that force is equal to mass into acceleration also, but acceleration is second derivative of displacement. Acceleration is second derivative of displacement, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, तो what we can write, f is equal to mass into d square x upon dt square. Yes or no? We can equate these two. चलिए इक्वेट कर देते हैं। तो m डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, m को मैं नीचे ले जाता हूँ। m को अगर नीचे ले जाएंगे तो विल गेट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m x।
नाउ दिस के अपॉन एम इज नथिंग बट ओमेगा, ये हमें आगे और पता करेंगे अपन, इसको हम डिराइव करेंगे, ऐसा नहीं है, बट फॉर टाइम बिंग जस्ट नोट दैट के अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है। इसके ऊपर काम होगा आगे, ठीक है, बट अभी के लिए आप इसको नोट कर ले कि के अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और फाइनली हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, and this equation is very similar to the equation which we derived earlier, and this is called as differential equation of SHM. This is called as simple harmonic motion of differential equation for SHM. ठीक है। Now very important part, जिसकी चर्चा मैं आपके वीडियो से पहले कर रहा था, वीडियो में पहले शुरू में किया मैंने, कि एक फैक्टर होता है जिसे हमें डील करना है, और वो फिर आगे हम हर जगह यूज़ करेंगे, ऐसा एक खतरनाक फॉर्मूला बताया था। तो उसके लिए एक छोटा सा टाइटल दे दीजिए, टाइम पीरियड ऑफ SHM। टाइम पीरियड ऑफ SHM। देखो, हम जानते हैं कि अगर जो भी हमारा t है, उस t को अगर हम रिप्लेस कर दें, रिप्लेस t बाय t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा, इससे अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, ठीक है। लेट अस टेक एन इक्वेशन, लेट x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, एंड यहाँ पर मैं एक और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ प्लस फाई, जिसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं। फेज डिफरेंस की चर्चा अगले वीडियो में है, तो अगला वीडियो अवश्य देखिएगा। दिस इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। अभी मेरा मोटिव दूसरे पार्ट पर है, इसलिए मैं फेज डिफरेंस को बहुत डिटेल में अभी नहीं ले रहा हूँ। ओके, नाउ वी नीड टू रिप्लेस t बाय t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो यहां पर मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूं, ठीक है। चलिए इसको रिप्लेस करते हैं, कितना आ जाएगा, a cos ओमेगा t प्लस 2 पाई प्लस 5, यस और नो। Now we know that as it is a periodic function, 2 पाई की जगह अगर मैं इसको हटा दूं तब भी सेम है, सो इट इज स्टिल इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। देखिए वापस चले गए हम लोग, है ना। t की जगह हमने क्या किया, इस फंक्शन को डाला, और उसके बाद भी हम वहीं पहुंच गए, साइन लिख दिया मैंने, सॉरी, और फिर भी हम वापस वहीं पहुंच गए ओमेगा t प्लस 5 पे, राइट। ये बात समझ में आई। अच्छा, नाउ टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो वी नो वेरी वेल दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। क्यों? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, राइट। तो यहां पर जो फंक्शन है, जो काम कर रहा है ओमेगा, वो टाइम पीरियड बता रहा है, मतलब ओमेगा से हम टाइम पीरियड पता कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो आई कैन राइट 2 पाई, ओमेगा को मैं लिख सकता हूं रूट ओवर के अपॉन एम, यस और नो। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया है कि के अपॉन एम इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर होता है, यहां पर ओमेगा है तो ओमेगा की जगह मैंने ये लिख दिया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रूट ओवर एम अपॉन के लिख सकते हैं, यस, दिस इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला किस पर डिपेंड कर रहा है उस पर ध्यान दीजिए। देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई
रूट ओवर एम क्या है, एम क्या है, मास, मास क्या होता है, इट्स इनर्शिया फैक्टर, मास क्या है, इज इनर्शिया फैक्टर, इज इनर्शिया फैक्टर, एंड नीचे है के, के क्या है, के इज स्प्रिंग फैक्टर, और यहां पर आपको यह समझना है कि स्प्रिंग फैक्टर मतलब आवश्यक नहीं है कि स्प्रिंग ही हो हमेशा, एक ऐसा फैक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट को वापस अपनी जगह पर लाने का प्रयास कर रहा है। जब मैं झूले की बात करूंगा या सिंपल पेंडुलम की बात करूंगा तब भी एक फैक्टर है जो उसको वापस लाना चाहता है, उस फैक्टर को हम स्प्रिंग फैक्टर कहेंगे। ठीक है, इनर्शिया फैक्टर क्या होगा, बॉब का मास, बॉब का मास, आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने ये समझा कि कभी भी अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो ये एक बहुत ही जादुई फॉर्मूला है। कभी भी अगर हमें कोई टाइम पीरियड निकालना है किसी भी ऑसिलेशन का, किसी भी एसएचएम का, तो ये दिमाग में रखना है इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। तो आपको हमेशा ढूंढना क्या है, स्प्रिंग फैक्टर क्या है, स्प्रिंग फैक्टर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, वो जब आप इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, आई बात समझ में। ठीक है, सो दिस वॉज दैट फॉर्मूला जिसके ऊपर मैंने चर्चा वीडियो के शुरुआत में की थी। सो फॉर एज ऑफ टुडे, एज ऑफ फॉर दिस वीडियो वी आर क्लोजिंग। थैंक यू, टेक केयर, वंदे मातरम एंड कीप वॉचिंग वीडियोज़। अगले वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग फेज डिफरेंस, वो क्या होता है वो समझ लेंगे, एंड मूविंग अहेड, तो कोर्स को आगे भी बढ़ाएंगे। थैंक यू, टेक केयर। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ऑसिलेशन चैप्टर 14 अलग अलग किताबों में, एनसीईआरटी में अलग यूनिट हो सकती है। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पीरियोडिक, हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में समझा। आज के वीडियो में या इस वीडियो में हम कवर करेंगे दैट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक है। हम इसमें एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एक ऐसे फॉर्मूले पर हम डिस्कशन करेंगे जिसका यूज़ आप किसी भी सिचुएशन में कहीं भी कर सकते हैं टू प्रूव दैट any function or any given situation is SHM, is simple harmonic in nature। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जैसे नहीं हो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं तो वैसे ही। जो क्लास में बैठे हैं बच्चे उनकी तो मजबूरी है, क्लास में बैठना ही पड़ेगा, लेकिन एक फार्मूला आज हम लोग डिराइव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे उस फार्मूला का यूज़ करके हम अलग अलग सिचुएशंस को, SHM सिचुएशंस को डिराइव कर सकते हैं कि उनका टाइम पीरियड कैसे आएगा या उनका फ्रीक्वेंसी क्या होगी। दैट ऑल एस्पेक्ट्स और दोज ऑल जो पैरामीटर्स हैं दे कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए उस पर मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेट्स अंडरस्टैंड वन कंसेप्ट जो हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी या वर्क फोर्स एंड एनर्जी जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने स्प्रिंग को लेकर के कवर किया था, और वो टॉपिक था कि फोर्स जो होता है, ऑफ कोर्स इट इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जब स्प्रिंग की बात आती है तो वही फोर्स इज इक्वल टू हो जाता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ नेगेटिव साइन, और उसमें एक आ जाता है के कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड ए स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर याद ना आ रहा हो तो पुराना वीडियो वापस देखिएगा। ठीक है, आप लोग पन्ने पलट के देख सकते हैं जो बच्चे ऑफलाइन में बैठे हैं। तो F इज इक्वल टू माइनस KX, ठीक है, याद आ गया, वेयर K इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट, वेयर K इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड X इज डिस्प्लेसमेंट। आप जितना अधिक डिस्प्लेसमेंट करेंगे उतना अधिक फोर्स उसके अंदर इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो मतलब आपस में कंबाइन कर दूं तो आई विल गेट ma इज इक्वल टू माइनस KX। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस KX अपॉन M। यस, और इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, K और M ये दोनों फंक्शन क्या हैं, ये कांस्टेंट हैं।
ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, डिपेंड करता है स्प्रिंग किस मटेरियल का है, कितने डायमेंशन का है, वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। एंड m डिपेंड्स ऑन आप कितना मास उस पर लटका रहे हैं। तो ये दोनों ही फैक्टर कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें एक और कंसेप्ट समझ में आता है दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना अधिक डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सेलरेशन भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये क्यों बताया जा रहा है? अब आपके दिमाग में एक SHM आना चाहिए, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन आना चाहिए। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अ सिंपल बॉब विथ मतलब अ पेंडुलम काइंड, अ बॉब सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, अ बॉब सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। ठीक है, बॉब क्या होता है? एक भारी स्फेयर होता है, भारी स्फेयर होता है जिसको हम धागे से बांध देते हैं। ठीक है, या पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम दिमाग में रखिए। When I say simple pendulum, please do not consider घड़ी का पेंडुलम। It's not simple, it's not simple। इसके ऊपर चर्चा आगे और होगी जब मैं आगे के टॉपिक्स करूंगा। इस वीडियो में डेफिनेटली नॉट, इस वीडियो में डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन आगे हम बात करेंगे कि घड़ी का पेंडुलम, या अगर हम झूला झूलते हैं जो बगीचे वगैरह में यार अपने घर में कभी हमारे होते हैं, उन झूलों पे अगर हम झूल रहे हैं, दे आर नॉट सिंपल पेंडुलम, दे आर नॉट सिंपल पेंडुलम, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स। वो हमारे कोर्स में 11th में नहीं है। वाई वी विल डिस्कस लेटर। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर एक सिंपल पेंडुलम अभी भी अगर आप इमेजिन कर भी लें तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो डिटेल्स में मैं जाऊंगा कॉम्प्लेक्स के, वो आपको अभी समझ में तो वैसे भी नहीं आने, तो आप झूला भी कंसिडर कर सकते हैं, नो दिक्कत। बट बता दे रहा हूं कि झूला इज नॉट अ सिंपल पेंडुलम। आप देखिए, जब हम झूला झूलते हैं तो मीन पोजीशन से जैसे ही हम दूर की तरफ जाते हैं तो हमारी वेलोसिटी कम से कम होने लगती है, हम धीरे धीरे स्लो होते हैं। एक समय आता है जब हम रुक जाते हैं, देन डायरेक्शन ऑफ आर motion changes and we start increasing our velocity right from 0 to certain maximum velocity which is achieved at the mean position, which is achieved at mean position, and then again this function goes ahead। हम ये बात फिर से देखते हैं, तो मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज कैसे हो रहा है? एक समय आता है जब वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वहाँ से मैक्सिमम की तरफ आती है, मैक्सिमम से फिर 0 हो जाती है। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी। क्या ये वेलोसिटी एक निश्चित रेट से चेंज हो रही है? आंसर इज नो, इट इज़ नॉट चेंजिंग इन अ प्रॉपर स्ट्रेट लाइन फंक्शन, इन डायरेक्ट रिलेशन। ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? तो इट मतलब एक्सेलरेशन इज ऑल्सो चेंजिंग, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो चेंजिंग। आप समझ रहे हैं बात को कि एक्सेलरेशन, भाई आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए मैं धनुष बाण को लेता हूँ और उसे खींचता हूँ, तो जितना अधिक खींचूंगा, जितना अधिक फोर्स लगाऊंगा, उतना अधिक डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं फोर्स कम लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कांस्टेंट है तो चेंज क्या हो रहा है? फोर्स अगर चेंज हो रहा है, फोर्स ज़्यादा या कम हो रहा है, इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। अगर मैं फोर्स अधिक लग रहा हूँ, मतलब आई एम यूजिंग दैट एफर्ट, है ना, जो कि एक्सेलरेशन वाले कंपोनेंट से आ रहा है। तो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एंड वही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ओके, कौन सा? अभी हमारे दिमाग में स्प्रिंग है, क्योंकि हमने स्प्रिंग कांस्टेंट लिया हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब इतना पूरा लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। एक इक्वेशन हम बनाएंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन, और हम बताएंगे कि ये इक्वेशन SHM को डिटरमाइन कर रही है। ठीक है ना। व्हेन वी स्पीक ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में हम लोगों ने क्लास 9th से अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करें, थोड़ा सा हम लोग रीफर्निश करें अपने आप को, तो हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि अगर मैं आपसे कहूँ x + y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, मे बी a या 1 2 3 कुछ भी लिख दें, तो हम कहते थे इट्स अ लीनियर इक्वेशन। इट्स अ लीनियर इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक मैथमेटिकल एल्जेब्रा, क्लास 6 का बच्चा बोलेगा ये तो एल्जेब्रा है, उसके लिए सिर्फ वेरिएबल है, उसको नहीं मालूम कि इससे ग्राफ भी बनता है, राइट। और अगर हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला बनाता है, ठीक है। और हम जानते हैं
कि अगर एक पॉलिनोमियल बना दिया जाए ए एक्स क्यूब में भी वी कैन हैव हायर डिग्री ऑफ इट, मैं हायर डिग्रीज में भी जा सकता हूँ, तो वी कैन गेट डिफरेंट काइंड ऑफ कर्व्स। यस, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं 9th 10th। ओके, ना व्हेन वी स्पीक ऑफ कैलकुलस डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन हमने किस पर किया था? मैथमेटिकल फंक्शंस पे। एंड वी नाउ नो दैट ऑल मैथमेटिकल फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफ पेपर, है कि नहीं? जैसे मैंने लिख दिया 2x³ माइनस या प्लस 3x² माइनस 2x, ऐसा कुछ लिख दिया। क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं? वी कैन डू दैट, है ना। अगर ये y है फंक्शन तो मैं dy/dx कर सकता हूं, हर पार्ट को मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो डिफरेंशिएशन स्वयं अपने आप में क्या हुआ? एक मैथमेटिकल फंक्शन, एक्चुअली ऑपरेशन है ये, ठीक है। तो इस पर भी क्या हमें कर्व मिल सकता है, ग्राफ मिल सकता है? आंसर इज यस। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर SHM, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, ना हाउ टू डू दैट? वेरी सिंपल पार्ट। मैं आपको सिंपल तरीका पहले बताऊंगा और फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है, जो फिजिक्स में हमें एग्जाम में लिखना है। पहले एक सिंपल तरीका, लेट अस से वी हैव अ फंक्शन y, okay, and y is equal to, let us say we have some amplitude a sine of omega t, and we very well know now that sine omega t is a periodic function and it's a simple harmonic function, it's a harmonic function, ठीक है। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, तो आई विल हैव dy/dx विच इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, साइन का पीरियोडिक फंक्शन, तो साइन का होता है cos, ये मैंने cos लिख दिया, ओमेगा टी, बट ओमेगा टी इटसेल्फ इज अगेन अ फंक्शन ऑफ t, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t कर दें। भाई वेरिएबल यहाँ पर t है, तो मैंने डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t कर दिया, अब ये समझ में आया, ठीक है। तो dy/dt, ओके, तो ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन होगा एंड वी विल गेट ओमेगा आउट ऑफ इट, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन, अगर याद ना आ रहा हो तो थोड़ा सा पुराने वीडियोस देखिए, d/dt ऑफ ओमेगा टी, बिकॉज फंक्शन ऑफ फंक्शन। फिर इसको हम लोग क्या करते थे, ओमेगा टी का फंक्शन, ओमेगा इज कांस्टेंट, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी का फंक्शन, सो इसका आंसर आ जाएगा ओमेगा। याद आ रहा है? जैसे 2x का डिफरेंशिएशन 2 आता है, वैसे ओमेगा टी का आएगा ओमेगा। नाउ आई विल री राइट दिस एज ओमेगा पहले, तो आई कैन राइट दिस एज a ओमेगा cos omega t, yes। now if I differentiate it again we can have multiple differentiation, ये मैं मैथ्स के बच्चों को नहीं बता रहा, ये मैं बायो के बच्चों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ, d/dt ऑफ dy/dt, इसको कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव कैसे होगा? इसको लिखेंगे dt/dt² विच इज इक्वल टू, इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पर a और ओमेगा दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं, तो a ओमेगा बाहर आ गया, अंदर cos का फंक्शन क्या होगा, साइन, मतलब डिफरेंशिएशन साइन, ये आ गया साइन, अभी बोलना नहीं बीच में, है ना, नहीं तो तुरंत बोलने वाले बच्चे प्रॉम्प्ट करेंगे सर माइनस आता है, मुझे भी पता भी है, रुक तो जाओ, ठंड रखो। ओके, कॉस का होता है साइन, लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो मैंने माइनस साइन भी लगा लिया, ठीक है, आप खुश हो, है ना। ओके, माइनस साइन, एंड ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा आएगा, तो मैंने ओमेगा स्क्वायर कर दिया। कोई आपत्ति? एनी आपत्ति? नहीं। तो अब इस फंक्शन को मैं ऐसे लिखता हूं कि भैया d²y/dt² इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। एनी आपत्ति अप टिल नाउ? यहां तक कोई दिक्कत? अरे कुछ नहीं, रीअरेंज कर दिया, a को इधर लिख दिया, ठीक है, ओके, और माइनस साइन बाहर लगा दी। चलिए अब क्या करें, तो इस पार्ट को क्या मैं x लिख सकता है, y लिख सकता हूं? कैन वी राइट y? ठीक है, यस। तो d²y/dt² इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ओके। और वी कैन डू, इसको इस तरफ ले आते हैं, d²y/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इज इट नॉट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट्स अ टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस रिप्रेजेंट्स एस एच एम. क्यों? वी स्टार्टेड विथ y इज इक्वल टू a sin omega t which was a which was a simple harmonic motion function. yes or no? तो ये कहलाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एस एच एम. क्या कहलाता है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एस एच एम. इसको जल्दी से नोट करें.